एक बात और महाराज, मैं बिल्कुल एकांत में राजकुमारी के साथ रहना चाहता हूँ, तभी मैं अच्छे से ध्यान लगाकर राजकुमारी जी की बीमारी का पता लगा पाऊंगा। लखन की आत्मविश्वास भरी बातों से राजा के मन में हल्की सी उम्मीद जागी। उसने लखन को राजकुमारी के साथ एकांत में रुकने की इजाज़त दे दी। राजा की इजाज़त मिलते ही लखन राजकुमारी के कक्ष में गया और उससे कुछ दूरी पर चुपचाप बैठकर उसे देखने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे का समय हुआ तो अचेत अवस्था में पड़ी राजकुमारी के मुख से सांप बाहर निकला और महल के परिसर से होता हुआ जंगल की ओर चला गया। यह सब देखकर लखन दंग रह गया। वह बिना कोई हरकत किए वहीं बैठा रहा। जब रात का आखिरी पहर खत्म होने को आया तो वही सांप वापस लौटा और राजकुमारी चंद्रकला के मुख से होता हुआ उसके अंदर समा गया। तब सादे लखन यह पूरा दृश्य देख रहा था। अब उसे समझते देर न लगी कि राजकुमारी की सारी बीमारी का जड़ यही सांप है। सुबह होते ही राजा चंद्रसेन डर और बेबसी के मिश्रित भावों के साथ अपने मंत्री के साथ राजकुमारी के कक्ष में आया और जल्दी से पूछा, बताओ लड़के, तुम किस नतीजे पर पहुँचे? क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? लखन बोला, महाराज, मुझे राजकुमारी की बीमारी का कारण पता चल गया है और ईश्वर ने चाहा तो वह जरूर ठीक हो जाएगी। आप मुझे एक रात का समय और दीजिए और मेरे लिए एक तलवार और मिट्टी से भरी हुई बड़ी बाल्टी का इंतजाम करवा दीजिए। लखन की बात सुनकर राजा को सुकून मिला। उसने मंत्री को लखन द्वारा माँ गया सारा सामान देने का निर्देश दिया। अब सभी को रात का इंतजार था। रात हुई पूरी तैयारी के साथ लखन हाथ में धारदार तलवार लिए राजकुमारी की ओर निगाहें गड़ाए कुछ दूरी पर बैठ गया। जैसे ही रात्रि के 12 बजे फुफकारता हुआ सांप राजकुमारी के मुख से बाहर निकला। लखन तुरंत तैयार था। उसने अपनी धारदार तलवार से सांप पर इतनी जोरदार वार किया कि वह तुरंत 2 टुकड़ों में बट गया। लखन ने सांप को दोनों टुकड़ों को उठाकर रेत से भरी बाल्टी में दबा दिया और सुबह होने से पहले ही उसे जंगल में ले जाकर आग के हवाले कर दिया। इसके बाद वह राजमहल लौट आया। तब तक सुबह का समय भी करीब था। राजमहल आके लखन ने राजकुमारी चंद्रकला को जगाया। हमेशा अचेत रहने वाली राजकुमारी तुरंत उठकर बैठ गई, क्योंकि अब उसके अंदर से वह सांप निकल चुका था तो उसका प्रभाव भी खत्म हो गया था। राजकुमारी उठते ही हैरान रह गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कितने सालों से सोई हुई थी। जब लखन ने राजकुमारी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो अचंभित राजकुमारी ने खुद को बिल्कुल ठीक बताया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सारी रात सो नहीं सका, बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई, राजा बेसब्री से भागता हुआ राजकुमारी के कक्ष में आया। जब उसने अपनी बेटी को बिल्कुल स्वस्थ और बातें करते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने तुरंत अपनी लाडली बेटी को गले लगा लिया और भावुक होकर लखन का आभार व्यक्त किया। इसके बाद राजा ने अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी चंद्रकला का विवाह लखन के साथ करा दिया। जब राजा ने लखन को अपना आधा राज्य प्रदान करना चाहा तो लखन ने राज लेने से साफ मना कर दिया। ऐसा स्वाभिमानी दामाद पाकर राजा चंद्रसेन खुशी से फूला नहीं समाया। उसने खुशी खुशी बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी राजकुमारी चंद्रकला को लखन के साथ विदा कर दिया। जब लखन राजकुमारी चंद्रकला को लेकर अपने राज्य उज्जैन नगरी पहुंचा तो उसकी भाभी समेत पूरे परिवार ने उन दोनों का हार्दिक स्वागत किया। लखन खुशी खुशी अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी चंद्रकला के साथ रहने लगा। कुछ ही दिन के बाद उज्जैन नगर में एक भव्य समारोह था, जिसमें राजकुमारी चंद्रकला भी अपनी भाभी के साथ समारोह देखने गई हुई थी। तभी मेले में दूसरी तरफ से दैत्य दंभिकासुर ने प्रस्थान किया। इतने बड़े दानव को देखकर समारोह में हड़कंप मच गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए
इधर उधर भाग रहा था। दैत्य को देखकर राजकुमारी चंद्रकला भी अपनी भाभी के साथ समारोह से भागने लगी। तभी दैत्य दंभिकासुर की नजर राजकुमारी चंद्रकला पर पड़ गई। राजकुमारी के रूप और यौवन को देखते ही दानव दैत्य दंभिकासुर उस पर मोहित हो गया। उसने अपने जीवन काल में बहुत सी स्त्रियों को देखा था, लेकिन आज तक इतनी सुंदर स्त्री उसने कभी नहीं देखी थी। पलक झपकते ही उसने चंद्रकला को उठा लिया और उसे राज्य के बाहर अपनी गुफा में ले गया। चंद्रकला की बदकिस्मती और रोना राजकुमारी चंद्रकला का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। बेचारी की तो किस्मत ही खोटी थी। कितने सालों तक वह नाग के चंगुल में फंसी हुई थी। अभी कुछ ही दिन पहले वह नाग के आजाद हुई है। सोचा था कि अब जिंदगी अच्छे से गुजरेगी, पर अब दैत्य दंभिकासुर ने उसकी गुफा में कैद कर लिया है। दैत्य दंभिकासुर उसकी मनमोहक सुंदरता और अभिभूत था, लेकिन उसने उसके साथ किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया। वह उस अद्भुत नारी को जबरदस्ती नहीं बल्कि सहमति से प्राप्त करना चाहता था। दंभिकासुर ने कहा, या तो तू अपनी मर्जी से मेरे साथ रहने के लिए सहमत हो जा, अन्यथा आजीवन तू ऐसे ही मेरे कैद में सड़ती रहेगी। दैत्य की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रकला गुस्से से रोती हुई बोली, मैं तुम्हारे साथ रहने से पहले मरना पसंद करूंगी। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम मुझे यहाँ उठा ले आए हो तो मैं तुम्हारी हो गई, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरा पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और वह तुझे छोड़ेगा नहीं। राजकुमारी की बात सुनकर दैत्य दंभिकासुर घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, लगता है तुम पागल हो गई हो। मैंने तुम्हें यहाँ 7 तालों के भीतर बंद कर दिया है। यहाँ तक किसी का भी पहुँचना असंभव है, और अगर गलती से कोई यहाँ तुझे ढूंढता हुआ भी आ गया तो मैं उसे एक कीड़े की तरह मसल दूंगा। उधर जब मेले से दंभिकासुर राजकुमारी चंद्रकला को उठाकर ले गया था तो लखन की भाभी बेचारी बेबस और लाचार सी बस उसे देखती रह गई। बहते अश्रु के साथ वह घर जाती है और सारा किस्सा लखन को सुनाती है। भाभी की बात सुनकर लखन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत अपनी पत्नी चंद्रकला को खोजने के लिए निकल पड़ता है। लखन की खोज और साधु से भेंट लखन कई दिनों तक जंगल और शहरों की खाक छानता हुआ